हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम एक टॉपिक को और कवर करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और क्लास 6 के दृष्टिकोण से भी। और ये जो टॉपिक है तो सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो इसमें हम सजीवों की विशेषताएं, उनके आवास के क्षेत्र पर अध्ययन करेंगे, अर्थात उनके आवास के साथ साथ उनकी क्या विशेषताएं हैं, जिनमें से हम मुख्य प्रकार के आवासों को, कई विभिन्न प्रकार के आवासों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, मैदानी क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, जो घास वाले या जंगलों में पाए जाते हैं, घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें अनुकूल वातावरण, उनके लिए प्रतिकूल वातावरण, इन सब पर चर्चा होगी। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी स्टेट का टेट हो या वर्ग 1, 2, 3 हो या फिर कोई पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन एग्ज़ामों में भी। तो चलिए हम आज की चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। तो टॉपिक है सजीव, उनकी विशेषताएं एवं आवास। तो यहाँ एक कहानी के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी और उसमें क्वेश्चन होंगे, फिर उन क्वेश्चनों के जवाब हम विशेषताओं और आवास के बारे में देखेंगे। तो पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए हुए थे। ऐसी ही एक यात्रा में वे ऋषिकेश में गंगा नदी को देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों को पर्वतारोहण किया, मतलब उस ऊंचाइयों पर चढ़ा उनने। वहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओक, चीड़, देवदार वृक्ष कहाँ? तो ये पर्वतीय वन के, आप इनको नोट कर सकते हैं, पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं ऊंचाई पर। उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, उसमें ऊंट उष्ण मरुस्थल में घूमे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि राजस्थान में या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा जीव पाया जाता है? तो ऊंट। इसको भी आप नोट करेंगे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। तो नागफनी भी उष्ण कटिबंध में ही विशेष रूप से डेजर्ट एरिया में, अर्थात मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसको भी, नागफनी को भी आप नोट कर लेंगे। अंत में वे पुरी गए। उन्होंने समुद्र तट की सैर की और कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण। तो कैजुराइना के जो वृक्ष हैं वो समुद्र के किनारे पाए जाएंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन स्थानों पर भ्रमण, रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया कि ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंड थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क थे। कुछ स्थान क्या थे? आर्द्र थे। जैसे पुरी वाला जो तटीय क्षेत्र है समुद्र का, वो आर्द्र क्षेत्र है, जबकि जो राजस्थान वाला उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र था वो उष्ण और शुष्क है। वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र था हिमालय का, वो बहुत ठंड है। तो इस प्रकार बूझो और पहेली वहाँ घूमते हैं, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं भी थी, जिनका हमें अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से वहाँ पर पाए जाने वाले जीव, वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के कुछ पादप हमने देखे, और वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ जीव हैं जो अब हम देखेंगे उनका अध्ययन। तो उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। उनके ऐसे मन में क्वेश्चन आते हैं। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसे अलमारी एवं दरवाज़ों को देखा। उसने सोचा था कि इसमें से कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी
नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई सा स्थान नहीं शेष है जहाँ पर जीव ना पाए जाते हों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इसमें एक डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें एक पादप है अर्थात पौधा है, भेड़ है, छात्रा बैठी है, छात्र भी है, एक बैलगाड़ी है इधर। अब हम देखते हैं सजीव एवं उनका परिवेश यानी रहने का स्थान, वातावरण उनका। तो पहेली बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया, जिन स्थानों में उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत में बकरी याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े, अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, इसीलिए भारत में वनस्पतिक दृष्टि से विविधता है, जीवों की दृष्टि से विविधता है, संस्कृति की दृष्टि से विविधता है, धर्म की दृष्टि से विविधता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? तो एक समान परिवेश नहीं था। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप करके कैसा था। तो क्रियाकलाप एक है, आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 6.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं, पौधों के नाम भी आप इसमें नोट करेंगे सारणी में। तो एक जंगल का उदाहरण लेकर के इसमें अब अध्ययन करते हैं। तो सारणी लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरण को इकट्ठा कर सारणी 6.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापक से भी इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। तालिका में दिए गए अन्य कॉलम विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों के नाम, किनके? जंतुओं और पादपों, पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों और एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। तो आप पुस्तकालय की कुछ पुस्तकों का सहारा भी ले सकते हैं इसके अध्ययन के लिए। माता पिता, अध्यापक, इन सभी लोगों की सहायता आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी छोटी वस्तुओं व चीज़ों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु, पौधे ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार से कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 6.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे आवास एवं अनुकूलन की ओर। अब यहाँ से शुरू होगा जीवों का आवास और अनुकूलन, कि उनके लिए कौन से आवास अनुकूल हैं, अर्थात उनके प्रजनन के लिए या रहने के लिए अनुकूलित हैं। तो क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं को आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को, किसको? मरुस्थल और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? कौन? मरुस्थल वाले और समुद्र वाले।
इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल वाले अर्थात खारे जल वाले। तो इसमें समुद्र में जंतु एवं पौधे लवणीय खारे जल वाले या खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि लवणीय जल या लवणीय पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्रों में पाए जाते हैं। और समुद्री जीव श्वसन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो वायु में, जल में जो घुली हुई क्या होती है? वायु अर्थात ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जीव करते हैं श्वसन के लिए। तो इसको आप नोट कर लेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अब मरुस्थल की बात हो रही है, अभी जलीय जीव की बात हुई, अब मरुस्थली की सुनना। तो मरुस्थल में जल क्या होता है? बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंड हो जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। चूँकि ये ज़मीन में रहते हैं तो खुले हुए वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग श्वसन के तौर पर करते हैं। तो इस प्रकार से जलीय जीव और स्थलीय जीव में, मरुस्थलीय जीव में अंतर बताया गया है। तो इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ ऊंट और उसका परिवेश। तो अब देखते हैं, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल और समुद्र के दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट का शारीरिक संरचना उसे स्थलीय परिस्थितियों। तो अब यहाँ एक समुद्री जीव या जलीय जीव मछली और एक मरुस्थलीय जीव ऊंट, दो को एग्जाम्पल लेकर के अब हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। तो रहने योग्य बनाती है। ऊंट की विशेष संरचना जो होती है, ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिसमें उसका शरीर रेत की गर्मी से क्या रहता है? दूर रहता है। चूँकि लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, उसकी टांगें काफ़ी लंबी होती हैं। इसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है? तो ऐसा ऊंट है। इसको भी आप नोट करेंगे। तथा मल शुष्क होता है इसका। शुष्क यानी सूखा हुआ, जो मल या त्यागता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता है क्योंकि शरीर में जल का ह्रास क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ऊँट को पसीना नहीं आता है। तो ये तीनों चीज़ें आप उसकी क्वालिटी याद रखेंगे। क्योंकि शरीर में क्यों नहीं आता है? क्योंकि शरीर में जलहास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो ये सभी लाइनें आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा जीव है जो अनेक दिनों तक बिना पानी के रह सकता है? तो ऊँट है। यहाँ पे एक सुंदर सा जल का भी डायग्राम आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। जैसा कि भी डायग्राम में दिखाया गया था, चित्र 6.3 में दर्शाया गया है। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जैसा कि भी हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था, जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं। इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। तो मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख, पूंछ, चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल या क्लोम होते हैं जिनसे वह क्या करती है? श्वास लेती है। इसको आप नोट करेंगे यहाँ कि मछली के गिल्स या गिल या क्लोम होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं और यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल या क्लोम। इसको नोट करेंगे, ये IMP है। अब आगे देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं जो हैं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचनाएं जो होती हैं मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार
दो स्थल हम लिए थे, मरुस्थल और जल। उसमें ऊँट का एग्जाम्पल और मछली का एग्जाम्पल हमने देखा, तो उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों वातावरण में। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे तथा जंतु को उसके परिवेश में योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। यह क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, तो उसको हम अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित होते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का अनुकूलन होगा। जैसे मरुस्थल के लिए मरुस्थलीय जीवों में अलग अनुकूलन होगा, वहीं जल में रहने के लिए जलीय जीवों का अलग अनुकूलन होगा। तो इस प्रकार वातावरण पर डिपेंड करेगा। हर वातावरण में उस प्रकार के जीवों के लिए अनुकूलन पाया जाएगा। मछली रेगिस्तान में नहीं पाई जाएगी, वो पानी में ही पाई जाएगी। इस प्रकार से जो जिसके लिए अनुकूलित वातावरण है वहीं पाया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। तो आवास आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव किस पर निर्भर करता है। तो हो सकता है आप जंगल कर दें, या जलीय जीव है तो जल कर दें, लेकिन आवास पर निर्भर रहता है। इसको आप नोट करेंगे। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जो जमीन पर या स्थल पर पाए जाते हैं पौधे और जंतु, तो उनके आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है वन, घास, मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदी, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। तो स्थलीय आवास के उदाहरण आप याद रखेंगे। उदाहरण पूछ लिया जाएगा आपसे। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। तो ये स्थलीय आवास के उदाहरण है। तो इनमें से किसी का नाम दे देगा, एक जलीय दे देगा, पूछेगा उपरोक्त में से कौन स्थलीय नहीं है। और जल को भी आप याद रखेंगे। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र। फिर है विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य हैं। अर्थात जलों के स्थानों में विविधताएं हैं, उसी प्रकार स्थलीय स्थानों में भी क्या है, विविधताएं हैं। मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में विषमताएं पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जल के आवास में भी इसी प्रकार की विषमताएं पाई जाएंगी। फिर है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु उनके जैव घटक हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत पौधे एवं जीवित जीव आते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। ये आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु जैविक घटक कहलाते हैं। वहीं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के लिए अजैविक घटक कहलाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैविक घटक का उदाहरण आप याद रखेंगे, सभी पौधे एवं जीव जंतु। वहीं जो निर्जीव हैं जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब अजैव घटक के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण पूछे जाते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। तो इनको अजैव घटक लिख करके एरो बनाइए और इनके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर है हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज अंकुरण के नए पौधे
के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैब कारकों की भूमिका का अध्ययन करेंगे। अर्थात जो पौधों का निर्माण होता है तो बीजों से होता है, तो उन बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियां या अजैब कारक उत्तरदायी हैं, उनका अध्ययन अब हम करेंगे। एक कोट दिया गया है, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीव थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही उच्च पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर अनेक तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। तो ये जो अल्प अवधि में हो जाते हैं कुछ परिवर्तन, हम अपने शरीर को उस वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, तो छोटे छोटे परिवर्तनों को हम पर्यानुकूलन कहते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। वहीं क्वेश्चन जुड़ के आता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में श्वास लेने के लिए क्या होता है, कठिनाई होती है। यदि आप जाकर के शिफ्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे आप वहाँ अनुकूलित हो जाएं और वहाँ श्वास जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, ये विशेषता है वहाँ की। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप नंबर 2। अध्याय 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। क्रियाकलाप में चने मक्का के बीज को अंकुरण निकल आया था, अर्थात वे अंकुरित हो गए थे। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है। इसका एग्जाम्पल हमने और प्रयोग करके देखा था। फिर है मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें। जैसे ही आप अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है, अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे रेफ्रिजरेटर या उसके चारों ओर बर्फ़ लगा दें। तो इस प्रकार डिफरेंट वातावरण में हम प्रयोग देखेंगे कि उसकी ग्रोथ क्या होती है। तो अलमारी या धूप में, रेफ्रिजरेटर में रख दें उसको। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखेंगे। जो अंधेरे में रखा रहेगा या फिर बहुत ठंड में, उसमें संभावना कम है कि वो अंकुरित होगा, परंतु जो सूर्य के प्रकाश में है और नमी आप दे रहे हैं, तो उसमें अंकुरण बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द ग्रोथ होगी उसमें। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से बताया गया है कि विभिन्न वातावरण में जो ग्रोथ की दर है तो वो भिन्न भिन्न होगी, भले वो प्रजाति एक ही है। बीज जो हैं मूंग के हैं, पर वातावरण भिन्न भिन्न है। एक रेफ्रिजरेटर ठंड में, दूसरा अंधेरे में और तीसरा प्रकाश में। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न वातावरण में अध्ययन हम करेंगे। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे एवं बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, यहाँ अनुकूलन काम आता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर परिभाषा में देखा था, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी एक क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, मर जाते हैं।
केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैब कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। तो विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है अनुकूलन। तो कुछ जीव अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं वातावरण के अनुसार, और जो जीव अनुकूलित नहीं कर पाते हैं तो वो मर जाते हैं, अर्थात वो परिवर्तन को नहीं झेल पाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप शिफ्ट करते हैं किसी जीव को, कोई जीव उष्ण कटिबंध का है, उसको हम अत्यधिक शीत कटिबंध में यदि हम ट्रांसफ़र कर दें तो वो या तो अनुकूलित करेगा, यदि अनुकूलित नहीं कर पाता है तो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो आइए कुछ आवासों और इनके अजैब घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से जीव अजैब घटकों के साथ अनुकूलन करते हैं। तो विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ स्थलीय आवास जैसे कि मरुस्थल। अब हम मरुस्थल में रहने वाले जीवों का अध्ययन करेंगे और वहाँ के अजैविक घटकों का। तो मरुस्थल के अजैब घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। शुरुआत ही हुई थी ऊँट से। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, तो उसकी चर्चा अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि जंतु बिलों में कहाँ पाए जाते हैं या किस क्षेत्र की विशेषता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जीव बिल में पाए जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए बिल बनाए रहते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। फिर मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो वे जंतु बाहर निकल आते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र के जीव रात्रि के समय जमीन के अंदर बने बिलों में छिप जाते हैं, दिन के समय सॉरी, और रात्रि में बाहर आ जाते हैं, तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इसमें कुछ मरुस्थलीय पौधों के भी आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं। अब क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली में ढक करके उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार आप पिछले अध्याय में किए थे हम प्रयोग को। हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे बाद इसका क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, देखेंगे उसको। आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं, जबकि जो साधारण भाग में रहने वाला पौधा है वो अत्यधिक मात्रा में करेगा मरुस्थलीय पौधे की अपेक्षा। तो मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां क्या होती हैं, कांटों या सूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाला जलहास में क्या होती है, कमी आती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कि मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण तो उनकी पत्तियां जो हैं या तो रहेंगी ही नहीं या बहुत छोटी होंगी या कांटों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो ऐसे कथन कारण दे करके आपसे पूछ सकता है। फिर है नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
वो किस क्षेत्र के पौधों में तनों द्वारा संपन्न होती है? तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधों में, विशेष रूप से नागफनी। तना एक मोटी मोम परत से क्या होता है? ढका होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन ना हो, जल की हानि ना हो, इसलिए। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि तना इनका मोम से परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो ये सारे जो विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं हैं, ये सारी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको विशेष रूप से नोट करेंगे और याद रखेंगे। अब हम आते हैं मरुस्थल के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में, कि पर्वतीय क्षेत्रों में वातावरण कैसा है, उसके साथ अनुकूलन कैसा है, वहाँ पर पौधे किस प्रकार और जंतु किस प्रकार के पाए जाएंगे। तो ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, ये हमारे हिमालय के उच्चस्थ क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का वातावरण पाया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम चित्र 6.6 में दिए गए कुछ वृक्ष देखते हैं। ये यहाँ पे आप, तो यहाँ के वृक्षों की ये विशेषता है कि ये शंकु के आकार के, आप देख सकते हैं ये शंकु आकार होता है। तो ये विशेषता है इनकी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष अब इनको भी आप याद रखेंगे। तीनों को, पहाड़ी तेंदुआ, याक और सी में है पहाड़ी बकरी या पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। आप इस बकरी को देख सकते हैं। तो इसमें बाल कितने बड़े बड़े हैं? क्यों बड़े हैं? क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए, और इनसे जो शॉल बनाई जाती है तो बहुत गर्म होती है वो, क्योंकि अत्यधिक ठंड को सहन करते हैं, बहुत मुलायम होते हैं इनके बाल। अब हम इनका अध्ययन देखते हैं। तो सामान्यतः ये वृक्ष जो होते हैं सामान्यतः शंख के आकार के होते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, आपको बताया भी था। तो ये शंकु आकार के वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में। इसको आप नोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है, इसीलिए शंक्वाकार होते हैं। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, तो और कई अनुकूलन भी हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। उनकी मोटी त्वचा, फर ठंडे एवं उनका बचाव करते हैं। तो ये सब विशेषताएं हैं वहाँ के जंतुओं की, कि मोटी त्वचा होती है, फर ठंड से क्या करते हैं, उनका बचाव करते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं एक आध। उदाहरण, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। फिर पहाड़ी तेंदुए के शरीर में फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से क्या करता है, बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर तथा ढालधार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आप जानवरों की लिख लेंगे, क्योंकि विशेषताओं से रिलेट करके आपको क्वेश्चन देगा और पूछता है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूल में
विविधता दिखाई देती है। जब आप पर्वतपदीय क्षेत्र से पर्वत के उच्चस्थ चोटी की ओर बढ़ेंगे, उनमें कई प्रकार की विविधताएं दृष्टिगोचर होंगी, देखने को मिलेंगी। इस प्रकार वहाँ कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। तो अभी तक हमने देखा मरुस्थलीय क्षेत्र पर जीव जंतु और वनस्पति। उसके बाद हम पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब हम आएंगे घास स्थल। तो अब देखेंगे घास स्थल पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वनस्पति के बारे में या जीवों के बारे में। तो शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार करके खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र अभी हम देखेंगे नीचे। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार से स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिससे वह पादांगुलियों के अंदर खींच करके छिपा सकता है। तो जो उसके नाखून नखर होते हैं वे लंबे होते हैं जिससे वे अंगुलियों को क्या करता है, पादांगुलियों के अंदर उनको खींच करके छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? बिल्कुल करती हैं, शिकार करने में। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है, क्योंकि उसका भी रंग सूखी हुई घास के समान ही होता है। और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो इस प्रकार ये विशेषताएं हैं उसकी। तो ये विशेषताएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन तथा घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकार की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हिरण या ऐसा कौन सा जंतु है जिसके सिर के पार्श्व भाग में आंखें मौजूद होती हैं, स्थित होती हैं? तो वह हिरण है, जबकि शेर के सामने, सिर के सामने मौजूद होती हैं आंखें। इसलिए 360 डिग्री पर ये 360 डिग्री व्यू देख सकता है। कौन? हिरण। और लंबे कान इसके सुनने के काम में आते हैं, महसूस करने के काम में आते हैं, जिससे शिकार से बच सके। तो ये दोनों विशेषताएं आप नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। इस प्रकार से अभी तक हमने 3 आवासों का, वो भी स्थलीय आवासों का, पर्वतीय, मरुस्थलीय और घास स्थल का अध्ययन हमने किया है। अब हम आते हैं कुछ जलीय आवास, जैसे समुद्र। अब हम जलीय आवासों के, अभी तक स्थलीय आवास चल रहे थे, अब जलीय आवास में नंबर 1 पर है समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सके। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। तो ये अपवाद हैं, तो इनको अपवादों को जरूर याद रखेंगे आप कि स्क्विड व ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जीव हैं जिनका शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। इसको आप नोट करेंगे IMP लगा करके। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं, अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इसमें गिल या क्लोम होते हैं। तो और तो ठीक है, लेकिन एक जो इनमें अलग विशेषता है तो वह है धारा रेखी नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा।
तो नेक्स्ट में है डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। गिल या गिल्स श्वसन के लिए डॉल्फिन और व्हेल में नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वार वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। जैसे हम नासिका से लेते हैं, इसी प्रकार इनमें नासा द्वार या छिद्र होते हैं, तो वात छिद्रों से ये श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल ऐसे दो जीव हैं, जलीय जीव हैं, जो बिना सांस के काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे समुद्रों में कि डॉल्फिन और व्हेल जो होती है श्वास लेने के लिए ऊपर आती है, और जब श्वास लेती है तो काफ़ी ऊंचाई तक पानी उठता है। आप वीडियो में देख सकते हैं इसको। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकर के श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, एकदम लाइव जा कर के भी देख सकते हैं। जिस क्षेत्रों में डॉल्फिन, जिन समुद्री तटीय क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती है और व्हेल, वहाँ आप लाइव भी देख सकते हैं और वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको आप याद रखेंगे, व्हेल और डॉल्फिन को। अब हम आते हैं तालाब एवं झील। तो अभी हम समुद्र के बारे में देखें, तालाब और झील के बारे में भी देख लेते हैं। तो क्या आपने तालाब, झील, नदियाँ एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब का भ्रमण पर जाइए, वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियाँ, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इसका अध्ययन करिए। तो यहाँ कुछ जलीय पौधों के चित्र आप देख सकते हैं। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं, आंशिक रूप से जलमग्न होते हैं, जिनकी छड़ें मिट्टी में स्थिर होती हैं। तब कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। तो कुछ जो होते हैं जल के ऊपर होते हैं, कुछ जल के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलछटी में मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहाँ स्थलीय भी बताया गया है। तो स्थलीय में जो पौधे होते हैं वो जड़ों से मिट्टी में उपस्थित पोषक एवं जल को ग्रहण करते हैं। परंतु जलीय पौधे जो होते हैं, तो जड़ें जो होती हैं आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। बहुत छोटी जड़ें पाई जाएंगी, बस ऐसा लगेगा लहरा रहा है, लेकिन वो जुड़ा रहेगा मिट्टी से। इन पौधों का तना क्या होता है? लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। ये जलीय पौधों की विशेषताएं हैं, तो इनको आप नोट करेंगे क्योंकि ये विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्ती एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। तो जो तना होता है वो सतह तक वृद्धि करता है, जबकि इसके फूल और पत्तियां जो होती हैं वो प्लवन करती हैं। कुछ जलीय पौधों जल में पूर्ण रूपेण से डूबे रहते हैं, कुछ पौधों में सभी भाग जल में वृद्धि करते रहते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती हैं, बहते हुए जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां जो होती हैं बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिनसे जल इसके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। तो कुछ इतनी मुलायम होती हैं कि जल के प्रवाह में इधर उधर लटक सकती हैं, लेकिन कुछ स्थिर रहती हैं और उनके बीच में से जल प्रवाह होता रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो ये पौधों की कहानी हुई। अब हम जीव की देख लेते हैं। तो मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चपाद जो होते हैं, पिछले पैर जो होते हैं मेढक के, लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में क्या करता है, सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद जाल युक्त पादांगुलियाँ होती हैं, जो उन्हें तैरने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो जो इसके पीछे के पैर होते हैं लंबे होते हैं, शिकार करने में सहायता करते हैं, और पीछे के ही पैर जाल नुमा अर्थात छिछले हुए अंगुली के आकार के होते हैं, हथेली के समान होते हैं मानव की। इस प्रकार से उसको तैरने में सहायता मिलती है, चौड़े होते हैं।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने केवल कुछ जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 4 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों एवं एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें से कितनी विविधताएं होगी। तो उसमें असंख्य विविधताएं हैं अभी, यदि पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर देंगे तो। अब हमारे आसपास के जीव देखते हैं। जलीय जीव में हमने समुद्र और तालाब नदी के देखे, वहीं स्थलीय में हमने पर्वतीय, मरुस्थलीय और घास के मैदान। तो 3 क्षेत्र वहाँ, 2 क्षेत्र जल में। अब हमारे आसपास के स्थलीय क्षेत्र में जहाँ मानव निवास करता है उसके आसपास के परिवेश में देखते हैं। तो हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं पर चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई या मांस। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सभी वन में पाए जाने वाले के उदाहरण हैं, इसलिए आप इनको भी कुछ को याद रखेंगे। जैसे छत्रक है, काई एवं मांस है, ये आपको टुंड्रा प्रदेश में या हिमाच्छादित क्षेत्रों में ये पौधा मिलेगा, मांस या काई जिसे बोलते हैं। तो ये हमेशा पूछा जाता है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, उन्हें निर्जीव सजीव समूहों में क्या करें, बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा कि उदाहरणतः हमारे घर की जो कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं हैं, तो उनको आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये कौन सी सजीव नहीं है जो ये पाई जाएंगी। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉन सेंस का यह छंद पढ़ रही है। तो इसमें एक छंद दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ, एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा। कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते हैं। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। तो ऐसा मेज और कुर्सी की यहाँ बातचीत चल रही है। अब देखते हैं अपने पाठ पर। तो पहेली और बूझों ने कविताएं बहुत कुछ मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं हैं, अतः वे न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, जंतु सभी क्या हैं, सजीव हैं। तो इस प्रकार सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम कहते हैं निर्जीव है। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसा कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव नहीं? तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? तो बिल्कुल, सजीवों में बहुत सारे ऐसे कई लक्षण होते हैं जो निर्जीव से उनको अलग करते हैं। आप स्वयं सजीवों पर एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। मानव स्वयं सजीवों पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से
अलग करते हैं। अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन कौन से लक्षण अन्य जंतुओं एवं पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं या आपके लक्षण कौन से हैं, और सभी जंतुओं में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आप में और समान हैं, और ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको भिन्न बनाते हैं उनसे। तो क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, इसको देख लेते हैं। अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए भिन्न जंतुओं के लिए नित्यांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। भोजन के घटक अध्याय 1 में या यूनिट 1 में। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं और प्रक्रमों को संपन्न करते हैं इस ऊर्जा के माध्यम से। अब आता है क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, मतलब वृद्धि दिखती है कि वो बढ़ रहे हैं। तो क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते हैं, क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मानव का एग्जाम्पल लेकर के इसमें बताया गया है। फिर है जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा यानी मुर्गी का बच्चा वयस्क हो जाता है। तो इस प्रकार कई एग्जाम्पल आपने अपने आसपास के वातावरण में देखे होंगे। चूँकि चर्चा अपने आसपास के वातावरण की हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं एक बालक ऐसा पैदा हुआ, फिर बैठना सीखा, फिर घिसटना सीखा, फिर ये खड़ा हुआ दौड़ना, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ और ये पूर्ण वयस्क हो गया। तो इस प्रकार इसमें एक शिशु वृद्धि को वयस्क होता हुआ दिखाया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जो मुर्गी का चूजा है वो वृद्धि करके क्या हो गया, मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो गया। पौधों में भी पौधे भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियां हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। तो ये एक विशेषता है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है जबकि सजीवों में वृद्धि होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती है? अब आता है क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो अब श्वसन देख लेते हैं। वृद्धि अभी देखा हमने, अब श्वसन देखते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की जो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वार से क्या करते हैं, बाहर निष्कासित करते हैं। तो जो हम वायु में श्वास लेते हैं, जो वायु श्वास के रूप में अंदर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं अपनी क्रियाओं के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। फिर है गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके ऊपर उदर की गति पर ध्यान देंगे। श्वसन की जो गति होती है तो उसके पेट वाले हिस्से में आप देखेंगे यह मंद गति से उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, बर्न होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है।
कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का जो तरीका होता है भिन्न हो सकता है। श्वसन का एक हिस्सा होता है, उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो ये पूछा जाता है उदाहरण के लिए, केंचुआ किस अंग से या त्वचा से श्वसन लेने वाला कौन सा जीव है? तो केंचुआ है। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है। वहीं मछली गिल से लेती है, जिसकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। इस प्रकार से पौधों और जंतुओं में आपने देखा कि श्वसन होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ। हालांकि इसका डिटेल पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। फिर अब आता है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो इसको भी देख लेते हैं। उद्दीपन अर्थात प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हों, आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए क्या होगी? बंद हो जाती हैं। तो जब आप अंधेरे से अचानक धूप में जाएंगे या अचानक लाइट ऑन करिए कमरे की, तो आपकी आंखें जो होगी वो अचानक से बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती हैं। जब तक अभ्यस्त यानी अनुकूलन जब तक स्थापित आँखों का और प्रकाश का नहीं हो जाएगा तब तक वो बंद रहती हैं। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से उद्दीपन होता है, अनुक्रियाएं होती हैं। अब हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। तो अब आपको उद्दीपन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पैरा पर। तो इसमें है, क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान पर भाग जाते हैं। क्या आप जंतु में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो इस प्रकार से जैसे आप कुत्ते के लिए जब आप भोजन लाएंगे तो वो दुम हिलाता हुआ लार टपकाने लगता है। तो इस प्रकार कई सारे उद्दीपन हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं। अब है, क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों को पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों में पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई या गुल मेहंदी जिसे कहते हैं कि पौधे पत्तियों को छूने पर अचानक क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन ये सारे आते हैं कि वह कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं? तो वो गुल मेहंदी का है या छुई मुई का। तो यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। क्रियाकलाप नंबर 4 है, एक कमरे में खिड़की जिससे दिन के समय धूप या सूर्य का प्रकाश आता हो या आती हो के पास एक पौधे का क्या करेंगे? गमला रखेंगे। ये आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। गमला रखेंगे जहाँ सूर्य का प्रकाश आता हो, जहाँ से कुछ दिनों तक पौधों को नियमित जल देते हैं या देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता है
तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? तो सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करती हैं। तो जो ये पौधा था, ये गमला था, तो इससे सिद्ध हो जाता है ये प्रयोग जब आप करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ होगी तो वो जिधर सूर्य का प्रकाश है, अर्थात जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उधर पौधे झुक जाएंगे और उधर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्रिया को घर में कर करके सिद्ध कर सकते हैं कि पौधों में भी उद्दीपन या अनुक्रिया होती है प्रकाश के प्रति। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर पूछे जाते हैं सारे सवाल। अब हम आते हैं सजीवों में उत्सर्जन। अब उत्सर्जन की प्रक्रियाएं हम देख लेते हैं श्वसन के बाद। तो सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन या प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। इसको आप नोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर, शरीर के बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो वह है उत्सर्जन। अब है, क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ भाग विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को क्या होता है, कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्त्राव के रूप में भी होता है। तो कुछ में इकट्ठा किया जाता है स्टोरेज के रूप में और कुछ में स्त्रावित कर दिया जाता है। फिर है उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। तो यहाँ उत्सर्जन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं प्रजनन की ओर। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो हाँ, सभी सजीवों में प्रजनन होता है। हमने मक्के और चने का एग्जाम्पल, फिर मूंग का एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल पौधों में देखे हैं। इसी प्रकार जंतुओं में, मानवों में भी प्रजनन होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ या घोंसले देखे हैं? ये नीड़ में अंडे देते हैं, कुछ अंडे स्फुटित होते हैं, उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो आप अपने गांव घर के आसपास देखे होंगे। इसमें डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है। ये यहाँ पे बच्चे बाहर आ गए, यहाँ भी अंडे हैं। ये आप देख सकते हैं, चूजा, छोटे छोटे बच्चे आ गए। तो जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रजनन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु शिशु को सीधे तौर पर जन्म देते हैं, जैसे आप कुत्ते और बिल्ली को देखेंगे। तो इस प्रकार आप अंडे देने वाले जंतु और डायरेक्ट शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी सारणी बना सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं पौधों में। वो जंतुओं में प्रजनन था, पौधों में भी प्रजनन करते हैं। पौधे भी जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं, जैसा कि हम प्रयोग करके भी देखे थे। इसमें आप देख सकते हैं इसकी स्टेजेस बताई गई हैं। यहाँ एक बीज है, फिर ये अंकुरित होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर 2 पत्तियाँ, फिर ये तैयार और इसमें फल लग जाते हैं। इस प्रकार से आप इनको बढ़ता हुआ देख सकते हैं, इनमें प्रजनन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो कुछ पौधे बीजों के अतिरिक्त अपने कायिक
भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। यदि आलू को आप देखेंगे और उसमें बहुत सारे अंकुरण यदि निकले हैं तो आप आलू को पीस वाइज काट दीजिए, उसका अंकुरण नहीं कटना चाहिए। तो एक आलू से कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, कायिक जनन होता है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, कायिक जनन किस में होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये आप आलू की सुप्त कलिका से उगता हुआ एक पौधा, जैसे इसको आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे अंकुरण हैं, तो इसको आप काट करके अलग अलग भी कर सकते हैं। गांवों में अक्सर लोग करते हैं। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधे उगाना चाहेंगे? तो बिल्कुल, गुलाब वगैरह के पौधे कलम द्वारा, आम के भी कलम तैयार की जा सकती है। तो गुलाब एवं मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी लगाइए, इसमें नियमित रूप से जल दीजिए इसे। आप कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं, कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो निराश ना हो। तो इसमें मेहंदी और गुलाब की कलम बताई गई है। निराश ना हो, यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव जो हैं प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसमें हमने अध्ययन किया है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। जैसा कि अभी हम गमले और पौधे में देखे थे कि सूर्य के प्रकाश की ओर वो गतिशील था। अब अध्याय 5 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति दिखाई देती थी। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? तो पौधों में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। जरूरी नहीं है कि मनुष्य की तरह या जंतुओं की तरह पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं, परंतु उसमें आप देखेंगे तो ग्रोथ होती है, वृद्धि निरंतर करता है पौधा, और एक स्टेजेस के बाद सब में वृद्धि रुकती है। जैसे मनुष्य जब वयस्क हो जाता है उसके बाद उसकी शारीरिक जो होती है लंबाई रुक जाएगी, लेकिन उसका जो मेंटालिटी होगा वो डेवलपमेंट चालू रहेगा। इसी प्रकार पौधों में भी ऊंचाई उसकी रुक जाएगी, बाकी सारे कार्य वृद्धियाँ चालू रहती हैं। इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैरा में है कि हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज, छोटा टुकड़ा, बादल, कुछ अन्य वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना ही मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। तो सजीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया अति आवश्यक है। यदि कोई जीव अकेला है, प्रजनन नहीं हुआ है, तो वह जीव समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रजनन आवश्यक है। हमने देखा कि सभी सजीव जो हैं वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। इन सभी में भोजन की आवश्यकता, श्वसन, सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि तथा मृत्यु होती है।
तो इनमें कई क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं। तो सजीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो निर्जीवों से अलग करती हैं, तो इनको आप नोट करिए। श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। तो इस प्रकार आप इन क्रियाओं को लिख सकते हैं कि ये सजीवों की मुख्य क्रियाएं हैं या मुख्य लक्षण हैं। फिर है, क्या आप ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं जिनके इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं, आकाश में चंद्रमा गति करता है, हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि ये चीज़ें भी गति करती हैं जो सजीवों का लक्षण है। तो क्या यह भी सजीव हैं? इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं। तो सामान्यतः जो है सजीवों में सभी लक्षण पाए जाते हैं जिसकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो वो जितने लक्षण हैं, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, उद्दीपन, ये सारे गुण सजीवों में पाए जाएंगे। निर्जीव में ये सारे गुण नहीं पाए जाएंगे। हो सकता है कुछ, जैसे कार में गति पाई जाती है, तो हो सकता है वही इसमें बताया गया है। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की है हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वो सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं? इनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करते हैं। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण, मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में बो करके जल में सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों में भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। तो इस प्रकार इसमें मूंग के बीजों का एग्जाम्पल लिया गया है और बताता है कि बीज दुकान में रखा है, वर्षों से पड़ा है, पर उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये क्या है? सजीव है। उसके बाद उसी में बताया है कि यदि इसी बीज को हम मिट्टी में बो देते हैं और उसको सिंचित करते हैं तो उससे एक पौधा तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं फिर जीवन क्या है। तो गेहूँ की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूँ की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो किसी बोरी में रखे हुए बीज में गर्मी महसूस होती है वह किसका कारण है? तो वह बीजों के बीज जो श्वसन क्रिया होती है उसका कारण है, उसके कारण उत्पन्न होती है। तो इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये हर हाल में पूछा जाता है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन में क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह में निकल आता है कि जीवन सुंदर है। जीवन कैसा है? सुंदर है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे अध्ययन हम लोगों ने किया जीवों के बारे में। इसमें कुछ शब्दावलियाँ आई थी जैसे अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन। तो ये शब्दावलियाँ आप लिखिए और इनके सामने इनके एग्जाम्पल्स और इनके परिभाषाएं इनकी, तो फिर आपको पूरा पाठ का जो सारांश है इन्हीं में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सारांश की ओर। सारांश इम्पोर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ये लाइन ही पूछ दी जाती हैं। पहला, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव उनका आवास कहलाता है। तो
कोई स्थान है या परिवेश है जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, निवास करते हैं, तो वह उनका आवास कहलाता है। फिर दूसरा है विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु एक ही आवास में एक साथ क्या है रह सकते हैं। एक ही आवास में विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक साथ, जैसे जंगल में पौधे भी विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाएंगे। इससे एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हैं। फिर तीसरा है पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। फिर है आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। तो आवास तो कई प्रकार के होंगे, पर मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक होगा स्थलीय, तो स्थलीय के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था पर्वत का, पर्वतीय का, मरुस्थलीय का और घास के मैदानों का। इसी प्रकार जलीय में हमने समुद्र का और तालाब और नदी और झरने का अध्ययन किया था। फिर है विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हमने प्रजातियों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। फिर है पौधों, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनते हैं। तो जैव और अजैव घटकों के बारे में भी इसमें चर्चा हुई है। उनके कई सारे एग्जाम्पल, उनमें श्वसन, उनमें प्रजनन, उद्दीपन, गति इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की है। फिर है चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। तो अजैव घटक के उदाहरण और जैविक घटक के उदाहरण आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर है सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति, उद्दीपन इत्यादि क्रियाएं करते हैं। तो ये सजीवों के कुछ लक्षण हैं। ऊपर हमने इनकी विस्तृत चर्चा की है। तो इस प्रकार से यह चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम में ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प पहुँचाएंगे। क्वेश्चन किस ढंग से आते हैं और कहाँ से आते हैं, कितना आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसलिए आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, इसको एक बार पढ़ें अच्छे से, लेक्चर को सुने और कागज़ पेन लेकर के बैठें और नोट करें जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन करके बताया गया है। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।